नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कर्ज का फल। कर्ज का फल, चित्रांकन बेदी, कहानी बिमल चटर्जी। चांदपुर नामक एक बड़े नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास नगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने आते थे और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता वे उसे सूद और ब्याज समेत चुका देते थे। ये ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन वह था अपने उसूलों का पक्का व ईमानदार। वह वक्त से पहले न तो किसी के पास तकाजा करने जाता था और न ही किसी से कभी बदमिजाजी से पेश आता था। इसके साथ साथ उसमें दो गुण और भी थे। वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों से वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। आप 2000 रुपये मुनीम जी से ले लीजिए। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी। उसकी यह प्रसिद्धि एक बार एक गांव से गुजरते छोटू और मोटू नाम के दो ठगों के कानों में भी पड़ी। यार मोटू, अब तक हमने जो कुछ उस साहूकार के बारे में सुना उससे तो मुझे वह कोई मूर्ख सेठ लगता है। गुरु, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। लोगों के कहे अनुसार वह सेठ कर्ज मांगने वालों का पता ठिकाना भी नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछकर ही कर्ज दे देता है। यार, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ धन ऐंठें। मैं भी यही कहना चाहता था गुरु। हमें ऐसे आंख के अंधे गांठ के पूरे की ही तो तलाश थी। तो चलो यहाँ से सीधे चांदपुर चलकर आज उसी के दर्शन करते हैं। ठीक है, चलो। किस्मत ने साथ दिया तो काफी दिनों तक शायद हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर एक गाड़ी पकड़ी और चांदपुर पहुंच गए। ए तांगे वाले, क्या तुम हमें साहूकार शांति प्रसाद जी के यहाँ पहुंचा सकते हो? हाँ हाँ हुजूर, क्यों नहीं, बैठिए। दोनों तांगे पर सवार हो शांति प्रसाद के घर की ओर चल दिए। भाई तांगे वाले, हम दोनों बहुत दूर के एक गांव से सेठ जी से कर्ज मांगने आए हैं। क्या वे हम पर विश्वास करके हमें कर्ज दे देंगे? क्यों नहीं हुजूर, वे तो एक जानवर को भी आंख मीचकर कर्ज दे देते हैं, फिर आप तो इंसान हैं। तांगे वाले की बात सुनकर दोनों ठग मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुछ देर में तांगे वाले ने उन्हें साहूकार की हवेली के बाहर उतार दिया। लो भाई, तुमने तो बस 1 ही रुपया मांगा था, हम तुम्हें 2 रुपए देते हैं। भगवान आपको सलामत रखे हुजूर और आपकी मनोकामना पूरी करे। दोनों कुछ सकुचाते हुए हवेली के भीतर प्रविष्ट हुए और एक नौकर के साथ उस बड़े कमरे में पहुंचे जहां साहूकार शांति प्रसाद अपने कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा लोगों से रुपयों का लेन देन कर रहा था। दोनों नौकर के बताए स्थान पर बैठ गए। कुछ देर पश्चात जब वहां आए लोग एक एक कर अपना मकसद पूरा करके चले गए तो सेठ ने उनकी ओर देखा। राम राम सेठ जी। राम राम भाई, राम राम। भाई, कौन हो तुम दोनों और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग रोनी सूरत बनाकर बोले, सेठ जी, हम दोनों छोटू मोटू बहुत दूर के गांव ठगपुर से आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेत में अन्न का एक दाना भी नहीं उपजा। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, लेकिन पास में बीज और बैल न होने के कारण हम बहुत दुखी हैं। अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कब तक लौटाओगे। हमें 2000 रुपये चाहिए सेठ जी, और यह कर्ज हम बहुत जल्दी लौटा देंगे। हाँ सेठ जी, हमसे जितनी जल्दी संभव हुआ उतनी ही जल्दी यह रकम सूद समेत लौटा देंगे। बस आप कृपया करके हमें 2000 रुपये कर्ज दे दीजिए। फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई मियाद भी है या नहीं? बिना मियाद जाने मैं तुम्हें कर्जा नहीं दे सकता। सेठ जी की मियाद वाली बात सुनकर छोटू ने मक्कारी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। यदि इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। ठीक है, तब अगले ही जन्म में दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। कहकर सेठ ने अपने मुंशी को संबोधित किया। मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2000 रुपये दे दो और यह लिख लो कि यह ब्याज समेत रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, व्यर्थ में अपनी टांग बीच में न अड़ाया करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी,
आओ भाई, यहाँ आकर पैसा ले लो। दोनों सेठ के पास से उठकर मुंशी के पास पहुंचे तो मुंशी ने जरूरी लिखा पढ़ी करके खाता हस्ताक्षर के लिए उनके सामने रख दिया। तुम दोनों अपने अपने हस्ताक्षर यहाँ कर दो। ठीक है। दोनों ने चुपचाप खाते में हस्ताक्षर कर दिए और मुंशी ने 2000 रुपए गिनकर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो भाई, गिन लो, पूरे 2000 रुपए हैं जिन्हें तुम्हें ब्याज समेत अगले जन्म में चुकाना है। क्यों नहीं हुजूर। उन्होंने बिना गिने ही रुपए जेब में डाले और सेठ का धन्यवाद अदा कर वापस लौट गए। वाह, क्या तीर मारा है आज। अब तो वास्तव में महीनों तक जान को झंझट में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके वहां से जाते ही रुपए देने वाला मुंशी उठकर सेठ के पास पहुंचा और व्याकुल स्वर में बोला, हुजूर, आप यह जानते हुए भी कि वे रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस करारनामे के अनुसार कानूनन भी हम उनसे रुपया वसूल नहीं कर सकते, आपने उन्हें रुपया उधार क्यों दे दिया? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसा। हा, मुंशी जी, मैंने यह सब जानते बूझते भी रुपया उन्हें क्यों दिया, यह बात मैं तुम्हें अभी नहीं बल्कि वक्त आने पर समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांधकर रख लो कि कर्ज कर्म के समान ही होता है। इस जन्म का कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। पता नहीं सेठ जी क्या बोल रहे हैं, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मुझे क्या, इनका पैसा है, फूकें या मुफ्त में लुटाए। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपनी राह चले जा रहे थे। मोटू, वास्तव में वह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें दुत्कार कर भगा देगा, लेकिन उस मूर्ख ने तब भी हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि कहीं अगले जन्म में भी उधार चुकाया जा सकता है। वास्तव में गुरु, आज बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा मूर्ख इस धरती पर दिखाई दिया है। अब तो ये 2000 रुपए अपने हो गए समझो। बेशक अब वह कानूनन भी हमसे वह रुपया वापस नहीं ले सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि इतना मूर्ख होते हुए भी वह इतने बड़े नगर में आज भी धनवान कैसे है। कंगाल क्यों नहीं हो गया? उसे तो कोई भी मूर्ख बना सकता है। हाँ, यह बात तो मुझे भी आश्चर्य में डाले हुए है। खैर, हमें इससे क्या। तुम रेलवे स्टेशन के लिए कोई सवारी पकड़ो, वहां से ट्रेन पकड़कर किसी ऐसे गांव में चलेंगे जहां शांति के साथ कुछ माह व्यतीत कर सके। ठीक कहते हो। देखो, वह रिक्शे वाला आ रहा है, उसे ही रेलवे स्टेशन जाने के लिए तैयार करते हैं। रिक्शे वाले से भाव ताव करके दोनों रिक्शे पर बैठे और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ी थी। कुछ सोचकर वे उसी गाड़ी में सवार हो गए। वैसे भी उनका कोई स्थायी घर बार तो था नहीं जो वे किसी निश्चित स्थान पर जाने वाली गाड़ी में बैठते। गुरु, किसी से पूछूं कि यह गाड़ी कहाँ जा रही है? क्या जरूरत है यार, जिस अंतिम स्टेशन पर यह गाड़ी रुकेगी वहीं उतर जाएंगे। कुछ ही देर बाद ट्रेन ने सीटी दी और पटरियों पर रेंगती हुई दौड़ पड़ी। यार मोटू, मैंने सोचा है कि इस बार रहने के लिए कोई छोटा मोटा घर भी बनाएंगे। आखिर कब तक हम बंजारों की तरह डोलते रहेंगे। ठीक है गुरु, इस बार तुम अपनी ये हसरत भी पूरी कर लेना। वह ट्रेन जिस अंतिम स्टेशन पर रुकी वह भी एक गांव था। दोनों स्टेशन से निकलकर उस गांव की ओर चल पड़े जो वहां से 8-10 मील दूर था। दोपहर ढल चुकी थी। गुरु, यहाँ का नजारा तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों ना इसी गांव में अपनी झोपड़ी डाल ली जाए। यार, पहले गांव चलकर वहां का माहौल तो देख लें, फिर तय करेंगे। गांव में पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के 10 बज गए। गुरु, गांव में तो पहुंच गए, लेकिन ठहरेंगे कहाँ? चलो उस घर का दरवाजा खटखटाएं। यदि मुफ्त में खिलाने पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो कुछ पैसा दे देंगे। पता नहीं वह दरवाजा खोले या नहीं, फिर भी चलकर कोशिश करते हैं। दोनों ने उस घर के द्वार पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। कौन? भाई, हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। शीघ्र ही घर के मालिक ने द्वार खोला। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। घर का मालिक एक भला इंसान था। उसने उन दोनों को घर में ले जाकर आदर पूर्वक बिठाया और पूछा, बेटा, तुम लोग बहुत दूर से आए हो तो तुम्हें भूख भी लगी होगी, कहो तो खाना तैयार करा दूं। नहीं बाबा, हम स्टेशन से खाना खाकर आए हैं, बस आप हमारे लिए बिस्तर का प्रबंध कर दीजिए।
हम बाहर दालान में रात काट देंगे। इसके एवज में जो आप पैसा मांगेंगे वह हम देने को तैयार हैं। पैसे की कोई जरूरत नहीं बेटा, तुम स्वेच्छा से रात दालान में काट सकते हो। लो, यह चटाई और चादरें ले जाओ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दोनों ने घर के बाहर दालान में चटाई बिछाई और चादर तानकर सो गए। सहसा आधी रात को कोई आवाज सुनकर छोटू की आंख खुल गई। उसने मोटू को भी उठाते हुए कहा, मोटू, अबे मोटू, जल्दी से उठ। गुरु, क्यों नींद खराब कर रहे हो? सोने दो ना। जब छोटू ने मोटू को झकझोर कर उठाया तो वह आश्चर्य से आंखें मलता हुआ उठ बैठा। क्या बात है, तुमने मुझे क्यों जगाया? आसपास कोई नहीं है, लेकिन किसी की बातें करने की आवाज आ रही है। मोटू ने ध्यान से सुना तो वह आवाजें उसे भी सुनाई थी। कैसे हो भाई? अच्छा हूं, लेकिन आज ठंड जरा ज्यादा ही है। दोनों बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई नहीं था। हाँ, कुछ दूरी पर बैल जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? बैल और मनुष्य की बोली बोल रहे हैं। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ भाई मोटू, लेकिन ये सच है कि वे बैल ही आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर छोटू और मोटू ध्यान से उन बैलों के मध्य होने वाली बातचीत सुनने लगे। मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की यह अंतिम रात्रि है। यह बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। अच्छा बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि अपना जो मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में चुका नहीं पाया। सो इस जन्म में महीनों उसकी हल और गाड़ी में जुटकर वह कर्ज चुकाया है। कल मेरा श्रम पूरा 200 रुपए का हो जाएगा और मैं सवेरे ही मर जाऊंगा। ओह अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछुड़ने की बात क्यों की? तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें कम कर्ज लेने के कारण शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाग्य में तो अभी महीनों और दुख सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 व्यक्तियों से कर्ज लिया था। उनमें एक तो मेरा यही मालिक है, इससे मैंने भी 200 रुपया उधार लिया था। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कर्ज चुक जाएगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति जिससे कि पिछले जन्म में मैंने 500 रुपए उधार लिए थे, कल वह आकर मुझे इस किसान से ले जाएगा और मुझे हल और गाड़ी में जोतकर तब तक दुख देता रहेगा जब तक कि उसका कर्जा इस जन्म में नहीं चुक जाएगा। लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? उसे भला वह किसान अपना बैल क्यों देगा? ईश्वर ने यह सब मेरे पैदा होते ही लिख दिया था मित्र, तभी तो यह बूढ़ा किसान उस व्यक्ति से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुका पाया। कल वह व्यक्ति आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के न देने पर वह मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। ओह, अब तो वास्तव में तुम्हें अभी काफी दुख झेलने पड़ेंगे। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। यह मेरे पिछले जन्म का कर्म है मित्र, इसलिए इस जन्म में उसे भोगना ही होगा, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल क्यों बनाता? ठीक कहते हो मित्र। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो अफसोस उन दोनों व्यक्तियों का हो रहा है जो कुछ समय पूर्व बूढ़े किसान के मेहमान बनकर आए हैं। क्या मतलब? उन लोगों ने ऐसा क्या किया? बैलों के वार्तालाप का रुख अपनी ओर मुड़ते देख छोटू मोटू के कान खड़े हो गए। पहला बैल कह रहा था, उन्होंने क्या किया? अरे भाई, यह पूछो कि क्या नहीं किया। वे दोनों ठग अब तक न जाने कितने व्यक्तियों को ठग चुके हैं और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठग कर कर्जा लेकर यहाँ आए हैं। तब तो उन्हें जरूर कर्जा चुकता करने के लिए अगले जन्म में सेठ का गधा बनना पड़ेगा। लेकिन उनकी बातें सुनकर छोटू मोटू को काटो तो खून नहीं। गुरु, तुमने सुना? इन दोनों को पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए ही बैल बनना पड़ा है। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं मोटू, अब मैं सेठ का कर्जा अपने सिर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाए। तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका रुपया 1-2 दिन के ब्याज समेत लौटा देंगे। साथ ही ठगी का धंधा छोड़कर
मेहनत और ईमानदारी से ही रोटी कमा कर खाएंगे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने समय रहते हमारी आंखें खोल दी और हमारा अगला जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। उसके बाद दोनों भविष्य के बारे में बातें करते करते न जाने कब सो गए, परंतु सपने में भी उन्हें वे दोनों बैल बातें करते दिखाई दिए। सुबह होने के बावजूद भी वे न जाने कब तक सोते रहते कि अचानक किसी के रोने पीटने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय, मेरा बैल। सारा माजरा समझते ही छोटू मोटू उदास हो उठे। गुरु, उन दोनों बैलों की रात की बातचीत आखिर सच हो गई। उनमें से एक ने दम तोड़ दिया। हाँ, वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है। हाय, मैं बर्बाद हो गया। फिर अभी छोटू मोटू बूढ़े किसान को सांत्वना देने की सोच ही रहे थे कि एक हट्टा कट्टा व्यक्ति डंडा हाथ में लिए वहां आ धमका। ए बूढ़े, आज तुमने मुझसे मेरा पैसा ब्याज समेत लौटाने के लिए कहा था। लाओ, मेरे पैसे मुझे दो। ब्याज समेत पूरे 500 बनते हैं। मुझ गरीब पर तरस खाओ रघु बेटा, और मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो। मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बकवास बंद कर बूढ़े। यदि तुमने इसी समय मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा एक बैल ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो। देखो, पहले ही मेरा एक बैल मर गया है। तुम मरो या तुम्हारा बैल, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे केवल अपने पैसे चाहिए, वरना उसके बदले तुम्हारा बैल। देर न करो, जल्दी मुझे पैसे दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटे, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अबे दूर हट बूढ़े, तुमसे पैर छुआते छुआते तो मेरे पैर ही दुखने लगे हैं। उसके बाद रघु ने दूसरे बैल को खोला और उसे डंडे से मारता हुआ अपनी राह हो लिया। है हुर्र, चल बे कद्दू की औलाद, आज से मैं तेरा मालिक हुआ। अब अपने मालिक का कर्जा तुझे ही उतारना है, समझा? चल जरा जल्दी दिखा अपनी चाल। नहीं नहीं, मेरे बैल को मत ले जाओ। हाय, मेरा बैल। किसान की हालत पर रघु को कोई दया नहीं आई और देखते ही देखते रघु बैल को लेकर उनकी नजरों से ओझल हो गया। बेचारा किसान वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब तक वहां काफी व्यक्ति एकत्रित हो गए जो किसान को होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। गुरु, मेरे विचार में हमें अब समय व्यर्थ न करके तुरंत चांदपुर सेठ जी के यहाँ पहुंचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि देर करने से वक्त हाथ से निकल जाए और हम पछताते ही रह जाएं। ठीक कहते हो, आओ चलें। दोनों उसी समय अपना सामान समेटकर उठे और चांदपुर के लिए चल पड़े। चांदपुर स्टेशन पहुंचकर उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और सेठ शांति प्रसाद की हवेली में जा पहुंचे। सेठ जी उस समय भी बहुत से लोगों से घिरे रुपयों का लेन देन कर रहे थे। मोटू, सेठ जी को तो इन लोगों से निपटते निपटते काफी देर लग जाएगी। क्यों ना पहले हम लोग ही अपना कर्जा निपटा दें। ठीक कहते हो गुरु, हो जाओ शुरू। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।